नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त बिल्कुल बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ में, जहाँ पे दोस्तों हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास में एक डिपार्टमेंटल भर्ती आई है भाई, नायब तहसीलदार की जो भर्ती है उसमें हम लोग सिलेबस को लेकर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो सिलेबस देखने वाले हैं, हम लेने वाले हैं दोस्तों जनरल मेंटल एबिलिटी वाला जो सिलेबस है, या लॉजिकल रीजनिंग का जो हमारे पास में पोर्शन हम जिसे कहते हैं। तो लॉजिकल एबिलिटी, या हम इसे कहते हैं भाई रीजनिंग के नाम से हम लोग इसे पढ़ेंगे। इसका हम लोग यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग में हमारे पास में हमें पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने होते हैं। साथ ही साथ एक पेपर यहाँ पर अवेलेबल है भाई, 2018 में जो आपकी भर्ती हुई थी उसका पेपर हमारे पास में अवेलेबल है। तो उसमें आए हुए क्वेश्चंस को भी हम एनालिसिस करने वाले हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। छोटा पोर्शन है, अगर आप बात करेंगे तो जो आपका पेपर 1 होने वाला है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में भाई इसका जो वेटेज है हमारे पास में 14 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज हमारे पास में होने वाला है। 14 मार्क्स के लिए आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के, और 14 क्वेश्चन ही आपसे मैथ्स के भी पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक पार्ट हमारे पास में निकल कर आता है रीजनिंग का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी आसान पार्ट है, इसमें आप फुल में से फुल मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़े से तरीके बस हमें इम्प्रूव करने हैं, चीज़ें हमारे पास में बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग को लेकर, तो देखिए कोई पर्टिकुलर ऐसा सिलेबस नहीं दिया गया है आपके पास में। लॉजिकल एबिलिटी के नाम से ये सिलेबस दिया जाता है। अब इसमें हमारे पास में सारे ही चैप्टर्स कवर हो जाते हैं जो हमें रीजनिंग में नॉर्मली हम पढ़ते हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स में। वही सिलेबस हमारे पास में यहाँ पर भी रीजनिंग का आने वाला है। आप क्वेश्चंस का लेवल भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होगी। अगर हम टॉपिक्स को लेकर बात करें तो रीजनिंग में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, बट अगर हम कंक्लूड करके पढ़ें तो बहुत छोटा इसका सिलेबस होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं भाई, यहाँ पर एनालॉजी को हम सीखते हैं। ज़्यादातर जो पोर्शन है दोस्त आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, बस थोड़ा थोड़ा आपको एक बार बस इसको समझना है कि कहाँ पे किस तरीके से काम हमारे पास होता है। जैसे अगर हम एनालॉजी की बात करते हैं सर, तो एनालॉजी कहें या सादृश्यता कहें या समानता, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारे पास में होता है। इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलता है। तो हमारे पास में अलग अलग तरीके से समानता के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो नंबर्स को लेके समानता पूछी जाएगी, कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक होगा, या आपके पास में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या शब्दों को लेकर भी आपके पास में यहाँ पर प्रश्न बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, हमारे पास में जब समानता हमने निकाली भाई, तो असमानता भी हमारे पास में आ जाएगा। तो आपको तीन चीज़ें समान दी जाएगी, चौथी आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा जाता है, जिसे हम जानते हैं दोस्तों ऑड वन आउट के नाम से, या जो भी विजातीय है, जो दिए गए तीन से अलग है, जो असमान है इस समूह में, वो हमारे पास में छांटने के लिए कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास में आया था, कोडिंग डिकोडिंग। देखिएगा लास्ट ईयर भी इससे हमारे पास में दो क्वेश्चन बने हुए हैं भाई। लास्ट एग्जाम जो पेपर हम अभी करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से भी हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं सर। इसके अलावा सीरीज़ हमारे पास में आ जाती है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमारे पास आ जाएगी दोस्त, नंबर सीरीज़ हमारे पास आ जाएगी। मिसिंग नंबर हमारे पास में सीरीज़ का पोर्शन भी हो जाता है, एक अलग से हम टॉपिक भी पढ़ते हैं। देखिए केवल नाम है भाई, टॉपिक्स अलग अलग जो हम नाम से इनको पढ़ते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें रीजनिंग में बेहद ही सिंपल होती है और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये जो पूरे पांचों टॉपिक हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। आपको केवल दो चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होगी पांचों टॉपिक के लिए, अल्फ़ाबेट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और साथ ही साथ नंबर्स को आपको बेसिक लॉजिक पकड़ना है। तो पांचों चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं। अगला हमारे पास में रक्त संबंध आता है भाई, दो चीज़ों के बीच में या आपसे रिलेशंस के बीच में संबंध निकालने के लिए कहा जाएगा। ये भी बढ़िया टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, इसको पढ़ने में मज़ा आता है। इसके अलावा बैठक व्यवस्था में हम बात करेंगे दोस्त, सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बात करते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस को लेकर हम बात करेंगे, दिशा और दूरी को लेकर हमें बात करनी है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम परीक्षण जिसे हम कहते हैं, क्रम और श्रेणी परीक्षण। घड़ी और कैलेंडर को लेकर हम बात करते हैं भाई, घड़ी में हम समय को बात करते हैं, कितना एंगल बनेगा इसको लेकर बात करते हैं। कैलेंडर्स की हम बात करते हैं। एज का पोर्शन हमारे पास मैथ्स में भी आ जाता है, रीजनिंग में भी आ जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं भाई अंक गणितीय तर्क शक्ति। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास काफ़ी अच्छे लास्ट ईयर देखने के लिए मिलते हैं भाई। इसके अलावा शब्दों का व्यवस्थितीकरण हमारे पास में आ जाता है। अगर व्यवस्थितीकरण हम बात करें तो हमारे पास चार पांच अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, आपको उन्हें किसी क्रम में जमाने के लिए कहा जाता है। जैसे शरीर के अंग दे दिया हमारे पास में, आँख दे दिया, नाक दे दिया, मुंह दे दिया, गला दे दिया, तो इन्हें एक क्रम में जमाना है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। या फिर यहाँ पर हमारे पास डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि पांच शब्द दे दिया, डिक्शनरी में इन्हें क्रम में जमाने के लिए पूछा जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये तो सिंपल आपके पास सिंप्लीफिकेशन कहें या बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चंस बनते हैं।
सिलोगिज्म हमारे पास में बनता है भाई न्याय वाक्य। आपको क्या निकालना होता है, निर्णय आपको करना होता है, दिए गए कथनों से आपको निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है। इसी का एक पार्ट हमारे पास में आता है कथन और निष्कर्ष, जो कि अभी फिलहाल में जो हमारे पास में एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें काफ़ी अच्छे इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसमें अलग अलग वैरायटी में क्वेश्चंस हमारे पास बन जाता है, कथन और निष्कर्ष बन जाता है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट या तर्क को लेकर बन जाता है, अजम्पशंस या पूर्व धारणा को लेकर हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, कार्यवाही से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कोई पर्टिकुलर आप सिचुएशन दी जाती है उसमें आप क्या कार्यवाही करेंगे, तो ये हम कथन और निष्कर्ष के अंतर्गत करने वाले हैं। एक बेसिक पोर्शन आता है भाई हमारे पास क्यूब एंड डाइस का, इससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन बन जाता है, घन और पासा। इसके अलावा शब्द रचना से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनइक्वालिटी हमारे पास आ सकती है, असमानता, पजल और मशीन इनपुट आउटपुट का हमारे पास में क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये हमारे पास में रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, जिसे हम 1 बाई 1 करने वाले हैं दोस्तों। बस आप जुड़े रहिएगा, रोज आप एक एक क्लास भी अगर करते हैं तो मुश्किल से अगर हम बात करें तो 50 से 60 घंटे में हम ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली आप इसमें 100% स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा एक पोर्शन और हमारे पास आ जाता है भाई, जो कहलाता है हमारे पास नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब ये होता है सर, यहाँ पर हमारे पास पिक्चर्स के माध्यम से हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एनालॉजी पूछी जाती है तो कुछ इमेजेस आपके पास में दी जाएगी, उससे आपके पास में समानता पूछी जाएगी। इसके अलावा आपके पास में ऑड वन आउट को लेकर क्वेश्चन बन जाता है ना, जैसे समानता है तो वैसे ही असमानता भी निकालने के लिए पूछी जा सकती है। सीरीज आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आकृतियों की गणना करना हमसे पूछा जा सकता है, दिए गए फिगर में हमें आकृतियों की गणना पूछी जा सकती है। दर्पण और जल प्रतिबिंब हमसे पूछे जाते हैं, पेपर कट एंड फोल्ड, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर और क्लैरिकल एप्टीट्यूड हमसे पूछा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में कंप्लीट सिलेबस हो जाता है रीजनिंग का, जो कि हम कवर करने वाले हैं हमारी आने वाली क्लासेस में। आप आराम से क्लासेस देखिएगा, बढ़िया आराम से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इस वाले पार्ट में आप काफ़ी बढ़िया स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि स्कोर में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये सारा का सारा जो सिलेबस है, अब आप एक बार इस सिलेबस को देख लीजिए, इसी से रिलेटेड हमारे पास में प्रश्न बनने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो 2018 में जो हमारे पास में एक पेपर यहाँ पर अवेलेबल है भाई, नेट के सोर्स से मुझे जो एक पेपर मिला है उसको लेकर हम बात करते हैं। उसमें लॉजिकल एबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 बाई 1 उन क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या कहता है सर। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं सर, तो पहला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको एक बारी देखिएगा क्या ये कह रहा है भाई हमारे पास में। क्वेश्चन कहता है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड डिजाइन बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स आर एट द टू एंड्स। ठीक है, डिजाइन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दोनों किनारों पर स्वर रहें। दोनों किनारों पे आपको क्या चाहिए भाई, स्वर चाहिए। ठीक है, आपके पास दिया गया शब्द कौन सा है भाई, डिजाइन है आपके पास में। अगर आप सबसे पहले इस शब्द को देखते हैं सर, तो आपके पास में शब्द है सर डिजाइन, DESIGN आपके पास में है डिजाइन। अब आपको यहाँ पर स्वर देखने होंगे सर। सबसे पहले तो स्वर अगर हमें देखने हैं सर, तो देखिएगा यहाँ पर स्वर कौन कौन से हैं दोस्त, एक तो ई है और एक हमारे पास में आई है। तो ई है और हमारे पास में आई है भाई, दो ही स्वर है, बाकी के क्या है हमारे पास व्यंजन है। अब हमें इनको क्या करना है, एक क्रम में हमें इन्हें अरेंज कर देना है दोस्त। अब एक क्रम में हमें ऐसे अरेंज करना है कि दोनों कोनों पे हमें क्या रखना है, स्वर रखना है। तो देखिएगा टोटल तो 5 अल्फाबेट है यहाँ पर, 6 है सॉरी, है ना, 6 अल्फाबेट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। अब दोनों जो कोने हैं सर, वो कोने हमने फिक्स कर दिया। ये जो दोनों कोने हैं भाई, इन दोनों कोनों में हमें क्या रखना है, स्वर रखना है। इन दोनों कोनों में हमें क्या रखना है सर, स्वर रखना है। हमारे पास स्वर कितने हैं, 2, स्थान कितने हैं भाई, 2। तो 2 स्वर को 2 स्थान पे कितने तरीकों से रखा जा सकता है सर, 2 ही तरीके से रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ ई लिखा तो यहाँ आई लिखेंगे, या अगर हमने यहाँ आई लिखा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। ठीक है, चलिए, या हम इसे क्या कहते हैं भाई, 2 फैक्टोरियल तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम इसको देखेंगे। चलिए देखिएगा, अब आगे हमारे पास में क्या है भाई, बस कंडीशन इतनी ही दे रखी है कि दोनों किनारे पे स्वर होने चाहिए। दोनों किनारे पे स्वर होने चाहिए, तो अब बीच में बचे कितने स्थान भाई, 4 स्थान। इन 4 स्थानों पे 4 व्यंजन हमें रखने हैं। कौन कौन से, DSG और N हमें रखना है। 4 स्थान है, 4 व्यंजन है। इन्हें रखने के कुल तरीके कितने हो सकते हैं सर, तो 2 स्थान पे रखने के 2 तरीके और बचे हुए 4 स्थान पे रखने के 4 तरीके हो जाएंगे। 4 फैक्टोरियल तरीके हमारे पास हो जाएंगे। 2 फैक्टोरियल अगर हम बढ़ाते हैं सर, तो ये बनता है 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल अगर मैं बढ़ाता हूँ सर, तो ये बनेगा 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा।
तो देखिएगा कितना होगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दुआ कितना हो जाएगा सर 48। तो कुल 48 तरीकों से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन स्वरों को रख सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या बन जाता दोस्त, डी बन जाता, डी बन जाता। ठीक है, चलिए। तो लॉजिकल एबिलिटी में आपको यहाँ पर मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा देखने के लिए मिला था भाई लास्ट ईयर। रीजनिंग का पोर्शन आपको 3 या 4 क्वेश्चन ही रीजनिंग से रिलेटेड थे, बट उन्होंने जो एग्ज़ाम किया है भाई, जो एग्ज़ाम लिया है उसमें लॉजिकल एबिलिटी के अंदर ये पोर्शन भी दिया गया है जिसे हम मैथ्स में कवर करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सर हमारे पास क्या कहता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, अपने विपरीत दिशा से आने वाली 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं भाई, और हमारे पास में एक की गति दे रखी है, दोनों की लंबाई दे रखी है, हमें दूसरे की गति निकालने के लिए कहा गया है। समय भी दिया गया है, देखिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, विपरीत दिशा से आने वाली, तो दो रेलगाड़ियां हैं हमारे पास, एक इधर से जा रही भाई, एक इधर से जा रही। पहली रेलगाड़ी की गति हमारे पास में दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी रेलगाड़ी की गति की अगर हम बात करते हैं सर तो वो कितनी है, निकालनी है। सपोज हम इसको मान लेते हैं कि इसकी गति है भाई s किलोमीटर प्रति घंटे। पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास में दे रखी है सर, ये 100 मीटर लंबी है। दूसरी रेलगाड़ी के लिए अगर हम बात करते हैं सर, ये 130 मीटर लंबी है, 130 मीटर लेंथ है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों एक दूसरे को पार करती है कितने टाइम में सर, 6 सेकंड में। तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा जब हम बात करते हैं सर कि दो ट्रेनें या दो व्यक्ति या दो भी कोई गतिमान वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो उनकी गति क्या होती है भाई, एक दूसरे के सापेक्षिक गति हम लेते हैं और गति क्या होती है सर, जुड़ जाती है। तो दोनों की गति कितनी होगी सर, 40 प्लस एस हो जाएगी, 40 प्लस एस हो जाएगी। बट ये किस में आएगा सर, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। और देखिएगा दूरी हम कितने में लेने वाले भाई, दूरी मीटर में है, तो इकाइयाँ क्या होनी चाहिए सर, बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम गुणा करते हैं सर कितने से, 5/18 से गुणा करते हैं सर। इससे ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड में आ जाता है। दूरी देखिएगा कितनी चलनी होगी, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर की दूरी चलती है भाई। 130 और 100 ये कितनी हो जाएगी सर, 230 मीटर हो जाएगी। टोटल दूरी 230 मीटर हो जाएगी। कितने समय में पार करती हैं सर, तो दोनों एक दूसरे को पार करती हैं भाई 6 सेकंड में पार करती हैं, 6 सेकंड में पार करती हैं। तो 6 सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखिए मीटर है, सेकंड है, और ये भी मीटर पर सेकंड में, इकाइयाँ बराबर है, हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 से मैं इसको काटता हूँ सर, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। 5 से इसको काटता हूँ सर, 5 चौका 20, 5 एका 30, 46 इंटू 3, तो आपके पास कितना बनेगा, 40 प्लस एस बराबर 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सर 46 इंटू 3। तो आपको s का वैल्यू निकालना है, तो s कितना हो जाएगा भाई, 120, 138 माइनस कितना हो जाएगा सर 40, 40 अगर कम करता हूँ दोस्त कितना आ जाएगा, 98। तो s का वैल्यू 98 आ गया सर, तो कितना हो गया, 98 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्त, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा सर। आई होप ये भी बढ़िया तरीके से क्लियर है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है भाई। अगला है हमारे पास 14,000, 25,000, 15,000, 18,000 और 49,000 रुपए की मासिक आय वाले 5 लोगों में से कितनों की आय पांचों की औसत आय से कम होगी। तो हमें पहले पांचों की औसत आय चाहिए। औसत क्या होता है भाई, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सभी का योगफल ले लेंगे और सभी के योगफल को क्या करेंगे भाई, व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं दोस्त। तो देखिएगा आय कितनी है भाई सभी की। अगर हम बात करते हैं 14,000 पहले व्यक्ति की आय है, दूसरे व्यक्ति की आय की बात करूं सर 25,000 है मेरे पास में, तीसरे व्यक्ति की आय की बात करूं सर 15,000 है मेरे पास में, चौथे व्यक्ति की आय है सर हमारे पास में 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, और पांचवें व्यक्ति की आय है सर 49,000 रुपये। इनका मुझे क्या चाहिए भाई, सम चाहिए, योगफल चाहिए, और फिर मुझे इसको क्या कर देना है सर, डिवाइड कर देना है सर 5 से, क्योंकि 5 व्यक्ति हैं। टोटल ले लेते हैं, देखिएगा 25, 15 ये तो 40 हो गया, 40 ये हो गया, 18, 14, 32 ये हो गया, 40 और 30, 70, 70 2 72, 72 मेरे पास में हो चुका भाई, 72 और 49, तो 121 और 3 जीरो मेरे पास बने रहेंगे। डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ सर, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 बच्चा 21, 5 चौका 20 बच्चा 1, 5 दूनी 10।
24,200 रुपये मेरे पास में क्या आया सर, इनका औसत आ गया। अब देख लीजिए कितने लोगों की आय 24,200 से कम है। तो 24,000 से कम किसकी है भाई, ये 14,000 वाले की भी कम है, 15,000 वाले की भी कम है और 18,000 वाले की भी कम है। तो ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिनकी आय औसत आय से क्या है दोस्त, कम है हमारे पास में। क्लियर हो गया सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन देखिएगा सर क्या कहता है। एक वस्तु को दो तिहाई पर विक्रय करके 30% की हानि होती है, तो एक निश्चित कीमत पर उस वस्तु के विक्रय पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो जो भी वस्तु की कीमत रही होगी खरीदने की, जो भी कीमत रही होगी भाई, है ना, तो देखिएगा हमने कितने में खरीदा भाई, 2/3 में। अगर हम मान लें कि वस्तु की लागत मूल्य थी भाई सीपी और बेचने की कीमत क्या होती है सर, सेलिंग प्राइस एसपी। 2/3 पर विक्रय करके 2/3 पर विक्रय करके 30% की हानि होती है, तो निश्चित कीमत पर उस वस्तु के विक्रय पर 2/3 पर बेचकर 30% की हानि होती है। ठीक है, what percent profit is made selling an article at a certain price, if selling as 2/3 of that price there would be loss of 30%। ठीक है, तो जो भी हमारे पास बेचने की कीमत थी भाई, अगर हमने इसके 2/3 में बेचा, अगर हमने इसके 2/3 में बेचा सर, तो 2/3 में बेचने में हमें क्या हो रहा है सर, 30% का नुकसान हो जा रहा है। 30% का नुकसान हुआ, इसका मतलब लागत मूल्य का हमें कितना मिला सर, मात्र 70% ही मिला। लागत मूल्य का हमें कितना मिला सर, 70% ही हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एसपी से एक्चुअल सीपी का अनुपात बना लें, कि अगर हम सिर्फ उसको एसपी पे बेच रहे होते, तो देखिएगा कितना हो जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा भाई, 3 7 21 हो जाएगा, और 2 दाम कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। तो लागत मूल्य अगर 20 है तो बेचने की कीमत 21 हो गई। तो 20 का सामान अगर हम 21 में बेच रहे हैं सर, 1 रुपये का लाभ हो रहा है 20 रुपये की लागत पे, मल्टीप्लाई भाई अगर हमें परसेंट में निकालना है 100% से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा सर, 5%। आपके पास कितने परसेंट का लाभ हो रहा होगा सर, 5% का यहाँ पर लाभ हो रहा होगा सर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा बढ़िया सवाल है सर, बेहतरीन क्वेश्चन आया था। यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में 2 की वृद्धि की जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर कौन सा नंबर चौथे स्थान पर होगा। तो आपके पास ये 5 नंबर्स हैं भाई, पहले हम इन 5 नंबर्स को लेते हैं, फिर हम चेंज करते हैं। देखिएगा नंबर है भाई 236, फिर है आपके पास 358, फिर 478, अगला है 566, अगला है 843। ये नंबर्स हैं सर हमारे पास में। इन नंबर्स में हमने सबसे पहले क्या किया भाई, एक काम तो हमने ये किया कि मध्य के अंक में 2 की वृद्धि कर दी, बीच वाले नंबर को 2 से बढ़ाया और संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिख दिया। तो देखिए बीच वाले नंबर को बढ़ा रहे हैं भाई, 3 की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 7 कर दिया, 7 की जगह 9 कर दिया सर, 6 की जगह 8 कर दिया, 4 की जगह मैंने 6 कर दिया। ये नंबर्स को मैंने बढ़ा दिया सबको 2-2। अब अंकों को मैंने पलट के भी लिखा है, इसका मतलब 6 सामने आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। यहाँ 8 सामने आ जाएगा सर, 3 बाद में आ जाएगा। यहाँ 8 सामने आ जाएगा दोस्त, 4 बाद में आ जाएगा। यहाँ 6 सामने आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 सामने आ जाएगा सर, और 8 मेरे पास बाद में चला जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या हो गए सर, सभी को बदलने के बाद में मेरे पास में नंबर्स हो चुके हैं भाई, सभी को बदलने के बाद में नंबर्स हो चुके हैं। अब इन नंबर्स को हमने किस क्रम में जमाया भाई, दिखिएगा अवरोही क्रम में, घटते क्रम में मुझे जमाना है। घटते क्रम में जमाना है सर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, ठीक है, घटते क्रम में जमाते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा, तो 894 सबसे बड़ा है भाई, ये पहले नंबर पे आएगा। 894 के बाद 873, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। 873 के बाद में देखिए 652 685 है, तो ये 685 आपके पास तीसरे नंबर पे आ जाएगा भाई। इसके बाद में 652 आ जाएगा चौथे नंबर पे, और ये नंबर आ जाएगा सर 5वें नंबर पे। तो मुझसे पूछा क्या है सर, मुझसे पूछा है कि चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। कहाँ से पूछा है भाई, कौन सा नंबर चौथे स्थान पे होगा, 652। और 652 एक्चुअल में कहाँ से आया भाई, 236 से, 236 से। तो आपके पास में आंसर क्या बन जाएगा सर, 236 आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास में भाई प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन हमारे पास में बना हुआ है, इसको समझते हैं। अच्छी तरह से फेंटे हुए 52 पत्तों में से
52 पत्तों वाले ताश की एक गड्डी में से एक कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। फेस कार्ड प्राप्त होने की संभावना देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भाई, जब हम एक ताश की गड्डी में से पत्ते निकालने जाते हैं तो एक पत्ता निकालना है, तो पूरी गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। तो पहला पत्ता, अगर एक पत्ता हमें सेलेक्ट करना है तो हमारे पास 52 अलग अलग पत्ते हैं, हम उसमें से एक निकाल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास में कितने तरीके बनने वाले हैं निकालने के? 52। अब हमें यहाँ पर एक चीज चाहिए होती है कि हमारे फेवरेबल कंडीशन कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई। तो अनुकूल परिणाम के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमसे क्या बोला सर? फेस कार्ड हमारे पास में आना चाहिए। ऐसे कार्ड हमारे पास में आना चाहिए जिनके ऊपर फेस बना हो। तो देखिए फेस कार्ड होते कितने हैं भाई हमारे पास एक पत्ते में? तो हमारे पास 3 ऐसे कार्ड होते हैं हर एक सेट में जिसमें फेस बना होता है। कौन कौन सा? किंग, क्वीन और जोकर। तो हमारे पास में जो 52 पत्ते होते हैं वो 13-13 के 4 सेट में डिवाइड होते हैं और हर 13 के सेट में 3 कार्ड में फेस होता है। तो टोटल फेस वाले कार्ड कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। टोटल फेस वाले कार्ड 12 होते हैं। कैसे? 4 हमारे पास किंग होते हैं, 4 ही हमारे पास में क्वीन होती है सर, और 4 ही हमारे पास में क्या होते हैं सर? जोकर होते हैं। तो टोटल 12 कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी सर? अनुकूल परिणाम या फेवरेबल कंडीशन 12 है, टोटल आपके पास में 52 है। 4 से अगर मैं काटता हूँ सर, 4 तिया 12 और 4 13 के 52। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी सर 3/13 आपके पास में यहाँ पर प्रायिकता इसकी बन जाएगी कि 13 में से 3 चांस आपके पास में बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। एक निश्चित कंपनी में 120 कर्मचारी है जो इंजीनियर हैं। यहाँ इंजीनियर के 30% कार्यबल का गठन होता है। कंपनी में कितने लोग कार्यरत हैं? अ सर्टेन कंपनी हैज 120 एम्प्लॉयज हु आर इंजीनियर्स। हेयर इंजीनियर कंस्टिट्यूट 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। हाउ मैनी पीपल्स आर एम्प्लॉयड? तो देखिए जितने भी एम्प्लॉय होंगे भाई हमारे पास में, उसमें से 30% इंजीनियर हैं। टोटल एम्प्लॉयज में से 30% हमारे पास में क्या है भाई? इंजीनियर हैं। 30% इसका मतलब 30%। ये कौन है भाई? इंजीनियर। और इंजीनियर का डेटा कितना दे रखा है भाई? 120 दे रखा है। 120 दे रखा है। आपसे क्या पूछा? टोटल कितने हैं? तो देखो 30 से तो ये सीधे सीधे 4 बार कटता है भाई। तो टोटल कितना हो जाएगा सर हमारे पास में? यहाँ पर हो जाएगा भाई 400। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 400 आपके पास में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, दी गई क्रम व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित क्रम व्यवस्था में दाहिने छोर से 17वें स्थान के दाएं से 9वें स्थान पर कौन होगा? तो दाहिने छोर से हमें 17वां आना है और फिर उसके दाएं चलना है 9वें नंबर पे। ठीक है, चलिए तो बना सकते हैं भाई, या तो डायरेक्ट काउंट करें या 17 में से 9 कम करके 8वां नंबर निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ गए भाई ए पे। आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। सावधानी पूर्वक काउंटिंग करेंगे, इसमें आंसर बड़े आराम से आ जाता है, लेकिन जल्दबाजी में गलतियां इसमें हो जाती है सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, 8 और 32 के बीच औसत अनुपाति ज्ञात कीजिए। हमें मध्यानुपाति निकालने के लिए कहा गया है भाई। तो 8 और 32 के बीच में अगर मध्यानुपाति निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई? b बराबर √AC। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं सर तो देखिएगा कितना होगा? 8 इंटू 32 हमारे पास में हो जाएगा। 8 इंटू 32 कितना होता है सर हमारे पास में? 256 हो जाएगा भाई। 256 हमारे पास हो जाएगा, और 256 का वर्गमूल हम जानते हैं √16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, वह संख्या ज्ञात की करें जिसका 2% 172 है भाई। हमें वो नंबर निकालना है जिसका 2% कितना है सर? 172 है। ठीक है, तो 2% संख्या अगर हम x ले लेते हैं तो इसका 2% है भाई, मतलब 2/100। और ये कितना है सर हमारे पास? 172 है भाई। तो 2 से काट दीजिए सर, 2 8 16 और 2 6 12। 100 अगर गुणा करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 8600 हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। एक निश्चित कोड में बिलीफ को आपने लिखा AFKKDI लिख रखा है भाई। चलिए बनाते हैं भाई। आपके पास में है सर BELIEF बिलीफ को आपने लिख रखा है सर AFKKDI, K K T
आई आपने लिख रखा है, ठीक है। अब लॉजिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इनके हमें चाहिए सर पोजीशन नंबर। देखिएगा बी होता है सर 2, ई होता है 5, एल होता है सर 12, आई होता है 9, ई होता है 5, एफ होता है 6 नंबर। A1, F6, K11, K11, D4 और I9 हमारे पास में। अब यहाँ पर हम स्विचिंग देख लेते हैं कितना हमने यहाँ पर प्लस माइनस कर रखा भाई। 2 से हम 1 पे आ गए सर, -1 कर रखा है। 5 से आप 6 पे आ गए सर, +1 कर रखा है। 12 से 11 -1, 9 से 11 +2, 5 से 4 -1 और 6 से 9 +3। ये हमने इतना कर रखा है भाई यहाँ पे ना, ये पैटर्न हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए आगे देखते हैं और कुछ जानकारी है क्या, नहीं। सेल्डम को कैसे लिखा जाएगा, इसके बाद सीधे सीधे हमारे पास में लॉजिक दे दिया कि अब आपको इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए सेल्डम के लिए आंसर बनाना है सर। तो सेल्डम के लिए अगर हम यहाँ पर आंसर बनाने की बात करते हैं दोस्तों, पहले हम पोजीशन नंबर लेते हैं, SELDOM, ठीक है। S19 आपके पास, E5 L आता है सर 12वें नंबर पे, D4 O15 और M हो जाता है सर 13। सेम यही का यही पैटर्न उठा के यहाँ कॉपी करते हैं सर। -1 +1 +2, एक और -1 है उसके बाद +2 है, -1 +2 -1 +3। अगर ये हम करते हैं सर, देखो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं भाई। ये करने के बाद 19 में से 1 गया सर, 18 आ जाएगा। 5 में से 1 जोड़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा 11, 4 और 2 6। 15 में से 1 गया 14, 13 3 16। इस पे अब हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं भाई। देखिएगा 18 नंबर पे क्या आता है सर, आर, एफ आता है 6 नंबर पे, 11 पे के, फिर आर एफ के एफ आपके पास में बन जाएगा सर। 14 नंबर पे एन आ जाता है सर और 16 नंबर पे पी आ जाता है। लास्ट में एन पी बनेगा सर, और आर एफ के एफ एन पी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयु से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। नहीं, ये टाइम एंड वर्क्स है। एक्स कार्य के एक हिस्से को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है भाई। एक्स कार्य के एक हिस्से को कर सकता है भाई 20 दिन में, और वाई हमारे पास में कर सकता है भाई 10 दिन में। तो टोटल कार्य हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं। 20 और 10 का एलसीएम लेता हूँ सर, कितना बनेगा, 20 बनेगा। इसको डिवाइड करते हैं सर, 20 से 20 एक बार, 10 से 20 दो बार चला जाएगा। ये क्या आ जाएगी, इनकी प्रतिदिन की क्षमता आ जाएगी। आगे देखिए, वाई ने 8 दिन तक काम किया सर। वाई ने 8 दिन तक काम किया तो पर डे कितना करता है भाई, 2 यूनिट। 2 यूनिट के हिसाब से अगर 8 दिन तक काम किया तो कितना काम किया होगा भाई, 16 यूनिट इसने काम कर दिया होगा सर। रिमेनिंग कितना बचा सर अब हमारे पास में, 4 यूनिट, क्योंकि टोटल वर्क कितना है भाई 20। रिमेनिंग बचा सर 4 यूनिट। अब इस 4 यूनिट को क्या बोला, एक्स कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक्स से हमें इस बचे हुए 4 यूनिट काम को कराना है सर। एक्स की क्षमता कितनी है सर, 1 इकाई है। तो 4/1 कितना दिन लग जाएगा सर इसको 4 यूनिट करने में, 4 डेज का इसको टाइम लग जाएगा सर। तो आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है सर सवाल। ज्ञानेंद्र और जितेंद्र की आयु 12:7 के अनुपात में है। 6 वर्ष के पश्चात आयु का अनुपात 3:2 होगा, ठीक है। तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर हमसे पूछा हुआ है ना। देखिएगा वर्तमान आयु मान लेते हैं भाई, ज्ञानेंद्र की अगर हम ले लेते हैं 12x, और सेकंड पर्सन है जितेंद्र, इसकी आयु ले लेते हैं सर 7x, ठीक है। 6 वर्ष के पश्चात, तो आज से 6 साल बाद में, जैसे ही 6 साल बाद की बात करेंगे, दोनों की आयु 6 वर्ष बढ़ेगी। अनुपात कितना हो जाता है सर, 3:2 हो जाता है। 3:2 हो जाता है। 2, 12, 24 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24x + 12 बराबर हो जाएगा सर आपके पास 21x + 18। ट्रांसफर करके लाता हूँ सर 21, यहाँ पर कितना बचेगा 3x, 3x बराबर कितना बचेगा सर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इनकी वर्तमान आयु लिखते हैं तो देखिएगा 12x कितना हो जाएगा सर, 2 रखेंगे 24 हो जाएगा, और आपके पास 7x कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। इनके बीच में अंतर कितने का है भाई, तो 10 का अंतर है, और यही हमसे पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। चलिए आई होप है बढ़िया से क्लियर है सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा एक अंतिम प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है सर। द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर कोडेड एज सोन बिलो। नीचे प्रदर्शित किए गए अनुसार 0 से 9 तक अंक के लिए कोड दिए गए हैं। तो 0 से 9 तक हमने कुछ इस तरीके से कोड कर रखा है। आपसे क्या पूछा है भाई, MHLEK, MHLEK
ई के और लास्ट में है सर परसेंट। क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो देखिए एम का मीनिंग तो ये है सर हमारे पास 4। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 को। एच के लिए देखिएगा सर, एच किसको रिप्रेजेंट करता है सर? 3 को, तो 3 हो जाएगा। एल के लिए बात करता हूँ सर, एल रिप्रेजेंट करता है 9 को, ये 9 हो जाएगा सर हमारे पास में। और आगे बढ़ते हैं सर, ई किसको रिप्रेजेंट करता है सर? 5 को, यहाँ पर 5 आ जाएगा सर। के किसको रिप्रेजेंट करता है सर? 2 को, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा सर। और परसेंट किसको रिप्रेजेंट करता है सर? 6 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 439526, 439526, 439526 ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सर? ए आपके पास में बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर्स में जो हमारे पास में इस तरीके के एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने महसूस किया होगा भाई बिल्कुल ईजी लेवल पे आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो रिमेनिंग 14 मार्क्स का जो रीजनिंग का वेटेज है इसमें काफ़ी बढ़िया सिंपल आसान से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से इसके लिए जुड़िएगा, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया स्कोर के साथ में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आज फिर हम इसको यहीं तक रखते हैं, वापस से एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।